सॉलिड में इतना आप पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा एकदम चकाचक। ठीक है, काम आपका हो जाएगा एकदम चकाचक। सॉलिड में आप इतना पढ़ लेंगे, आपका काम हो जाएगा एकदम चकाचक, कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, नेक्स्ट इज फ्लूइड। नेक्स्ट इज फ्लूइड। आइए फ्लूइड की बात करते हैं। आइए फ्लूइड की बात करते हैं। आइए फ्लूइड की बात करते हैं। तो बेटा जब हम फ्लूइड की बात करते हैं तो सबसे पहले हम फ्लूइड में पढ़ते हैं डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर। डेंसिटी ऑफ द मिक्सचर होता है बेटा टोटल मास बटा टोटल वॉल्यूम। सेम मास के लिए देखोगे, अच्छा देखो सेम मास तो ऑब्वियस सी बात है, सेम मास करेंगे तो ऊपर 2m का फैक्टर आएगा, इसलिए डेंसिटी ऑफ मिक्सचर होता है 2 ρ1 ρ2 बटा ρ1 प्लस ρ2। अगर सेम वॉल्यूम करोगे तो नीचे v प्लस बी, नीचे 2 का फैक्टर आएगा, तो देखो ρ1 प्लस ρ2 बाई 2। सेम वॉल्यूम करेंगे तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ये, सेम मास करेंगे तो डेंसिटी ऑफ मिक्सचर ये। वाटर की डेंसिटी सीजीएस यूनिट में होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एसआई यूनिट में होती है 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। रिलेटिव डेंसिटी होता है डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। रिलेटिव डेंसिटी यूनिट एंड डायमेंशन लेस होता है। हम अगर प्रेशर की बात करते हैं तो जितने हम डेप्थ पर जाते हैं प्रेशर उतना बढ़ता जाता है। प्रेशर क्या होता है, जाता है, बढ़ता जाता है। एच डेप्थ पर प्रेशर डिपेंड करता है, रो जी एच। क्या होता है प्रेशर, जितने डेप्थ पर नीचे जाते जाएंगे प्रेशर आपकी बढ़ती जाएगी। जितने डेप्थ पे नीचे जाते जाएंगे प्रेशर आपकी बढ़ती जाएगी। अगर मान लो लिफ्ट की बात करें, यहां पे लिक्विड भरा हुआ है और मान लो ये ए एक्सीलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो यहां पे जो प्रेशर होगा होगा रो जी प्लस ए इंटू एच। क्यों भाई, क्योंकि जी इफेक्टिव आएगा। प्रेशर देखो यहां पे जी पे डिपेंड कर रहा, प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा, जी पे डिपेंड कर रहा। अगर मान लो एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर है जो ए एक्सीलरेशन से आगे जा रहा है, तो इसमें जो फ्री सरफेस एंगल बनाता है हॉरिजॉन्टल से वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई जी। हॉरिजॉन्टल से फ्री सरफेस जो एंगल बनाता है वो होता है tan थीटा इज इक्वल टू ए बाई डी। पास्कल लॉ कहता है कि प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम एट ऑल पॉइंट बीच आर एट द सेम हाइट। जब कोई कंटेनर रेस्ट पे हो या वर्टिकल डायरेक्शन में चल रहा हो तो सेम हाइट पर प्रेशर सेम होता है। सेम हाइट पर प्रेशर सेम होता है। जैसे जैसे नीचे जाते हैं प्रेशर बढ़ता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं प्रेशर घटता है। किसी भी इनक्लोज लिक्विड में अगर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं तो अप्लाइड एट एनी पॉइंट बीच आर इनक्लोज ट्रांसमिटेड इक्वली टू एवरी पॉइंट। किसी एक पॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर लगाते हैं तो फ्लूइड में हर पॉइंट पे उतना ही प्रेशर हर जगह बढ़ जाता है। एआईपीएमटी 2004 का एक बड़ा शानदार सवाल है, बढ़िया शानदार सवाल है। क्या देखो, when a large bubble rises from bottom of a lake to the surface it radius double। अगर bottom of the lake से कोई स्फीयर सरफेस तक जाता है तो इसका रेडियस हो जाता है डबल। रेडियस क्या हो जाता है बेटा, डबल। इफ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल टू दैट द कॉलम ऑफ वाटर ऑफ हाइट h, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लिखेंगे h हाइट के वाटर कॉलम के बराबर है, देन द डेप्थ ऑफ द लेक इज, लेक का जो डेप्थ है स्मॉल h है वो क्या होगा। ये कैपिटल H डेप्थ ऑफ द लेक नहीं है। बताओ इस तरह के सवाल को कैसे करते हैं, कुछ नहीं करना, यहां पे पीवी बराबर, यहां पे पीवी बराबर कर दो, यहां पे प्रेशर इंटू वॉल्यूम बराबर यहां का प्रेशर इंटू वॉल्यूम। यहां का प्रेशर बोलो क्या होगा, सरफेस पर गया, अगर सरफेस पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर को पी नॉट मान लेते तो डेप्थ पे प्रेशर होगा पी नॉट प्लस रो जी ऑफ स्मॉल एच। हाँ या ना, हाँ। यहां पे वॉल्यूम बोलो वी। अब यहां पे रेडियस डबल तो वॉल्यूम कितना होगा सर, 8 गुना। प्रेशर बोलो, सरफेस पे प्रेशर तो पी नॉट आएगा। अब ध्यान से सुनना, वी से वी कटा, एकदम सही है सर। यहां पे रो जी एच बराबर ये पी नॉट को इधर ले जाओगे 8 पी नॉट माइनस पी नॉट 7 पी नॉट, और यही पी नॉट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को रो जी कैपिटल एच लिख सकते हैं। तो इसको लिख सकते हो 7 रो जी कैपिटल एच इज इक्वल टू रो जी स्मॉल एच। रो जी से रो जी कटेगा, स्मॉल एच इज इक्वल टू 7 टाइम्स ऑफ कैपिटल एच। बताओ कितने लोगों को यह समझ आया, कितने लोगों को यह समझ आया बताइए प्लीज। कितने लोगों को यह बात समझ आया बताइए प्लीज। 7H आंसर होगा, क्लियर है। ओके, ये YouTube वाला सवाल देखो, YouTube वाला सवाल कैसे होता है ध्यान से देखो। इसमें क्या करते हैं हम कि सेम लिक्विड के हॉरिजॉन्टल लाइन पे प्रेशर बराबर करते हैं। YouTube विथ बोथ एंड्स ओपन टू द एटमॉस्फेयर इज पार्शियली फिल्डेड विद वाटर। पार्शियली फिल्डेड विद वाटर, ये वाटर से फिल्डेड था, मतलब ये मान लो तुम्हारा YouTube है, ये यहां तक वाटर से फिल्डेड था। अब इसने क्या किया, फिल्डेड आयल
which is immersed with the water is poured into one side until it stand at a distance 10 सेंटीमीटर above the water. मतलब यहां से 10 सेंटीमीटर वाटर से ऊपर चला गया ऑयल, ठीक है ना, वाटर के सरफेस से 10 सेंटीमीटर ऊपर है, above the water level on the side. Meanwhile the water rises by the 65 सेंटीमीटर from the original level. वाटर यहां पे था, वाटर यहां पे था, इससे 65 सेंटीमीटर ऊपर चला गया ओरिजिनल लेवल, देन डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज। अब सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें सारा फोटो बना के दे दिया। कैसे? देखो, उसने बना दिया है कि वाटर का इनिशियल वाटर लेवल ये था और इससे 65 सेंटीमीटर वाटर लेवल ऊपर चला गया, यहां से यहां तक आपका वाटर है, यहां से यहां तक क्या है आपका वाटर है, और इधर क्या है आपका ऑयल है, ये पूरा क्या है आपका ऑयल है, ठीक है। अच्छा ये भी वाटर है, यहां तक वाटर है, ये रेड कलर वाला आपका क्या है वाटर है। पहले वाटर यहां था, लेकिन जैसे ही यहाँ पे ऑयल फिल किया तो ऑयल ने वाटर को दबाया तो वाटर थोड़ा ऊपर आया, यहाँ पे वाटर यहाँ तक है, ऑयल यहाँ तक है। अब आपसे पूछा है डेंसिटी ऑफ द ऑयल इज। सवाल को कैसे सॉल्व करोगे, सुनो ध्यान से। यहाँ पे एक ऐसा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ जो सेम लिक्विड में क्रॉस कर रहा हो। यहाँ पे इनिशियल लाइन बनाने से आपका काम नहीं चलेगा, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन बनाने से आपका काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये भी वाटर में और एक ही ऑयल और वाटर के इंटरफेस पे आ रही है, तो यहाँ पे और यहाँ पे प्रेशर सेम होना चाहिए। यहाँ पे प्रेशर कितना होगा? तो देखो ये इनिशियल लेवल से 65 ऊपर, तो नीचे 65, तो यहां से 65 65 और 10, तो ये 65 65 130 प्लस 10 तो 140 आ गया ये। तो डेंसिटी ऑफ ऑयल 140 जी बराबर यहां से 130 डेंसिटी ऑफ वाटर इंटू जी, जी से जी कटेगा, जीरो से जीरो कटेगा, डेंसिटी ऑफ ऑयल आ जाएगा 13 टाइम्स और डेंसिटी ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई 40। ये आपका आंसर आ जाएगा। डेंसिटी ऑफ वाटर को 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, थोड़ा सा 13/14 मतलब कुछ 928 kg पर मीटर क्यूब है। देखो इस तरह के सवाल में हाँ बिल्कुल थर्ड आएगा। सेम लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके प्रेशर बैलेंस कर देना है, सेम लिक्विड में हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके प्रेशर बैलेंस कर देना है। यहां पे बहुत तगड़ा सवाल है। द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइड ट्यूब सोन इन द फिगर 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। वाइड ट्यूब का एरिया दिया हुआ है ना, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ द वाइडर ट्यूब, इसका एरिया दिया हुआ है 800 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे 12 kg का एक ऑब्जेक्ट रखा है। द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 12 kg प्लेस ऑन द मासलेस पिस्टन, देन डिफरेंस इन द हाइट ऑफ द लेवल ऑफ द वाटर इन द टू ट्यूब इज। बताओ, यहां पे मान लो वाटर इस हाइट तक है, तो यहां पर वाटर कुछ ऊपर चला जाएगा, यहां पे वाटर की हाइट और यहां पे वाटर की हाइट को कंपेयर करने बोला है। कैसे कंपेयर करेंगे, ध्यान से सुनना बेटा। इस पॉइंट पर इस पॉइंट पे प्रेशर सेम होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे कितना मास रखा है 12 इंटू जी की वैल्यू 10 बटा एरिया 800 इंटू 10 टू दी पावर माइनस, ऐसा यूनिट में 800 सेंटीमीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर में सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁴ आ जाएगा। यहाँ पे प्रेशर कितना हो जाएगा, यहाँ पे होगा रो जी इंटू एच। यहाँ पे रो की वैल्यू 10 टू दी पावर 3, जी की वैल्यू 10 इंटू एच, जीरो से जीरो कटेगा, 10 टू दी पावर -4 है, ऊपर चला जाएगा तो 10 टू दी पावर +4। अब देखो एक जीरो से एक जीरो कटा, 10 का पावर 3 से ये कट गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 12/80 इज इक्वल टू एच। 12/80 इज इक्वल टू एच मीटर में आएगा। एस इज इक्वल टू आएगा बेटा 12/80, 12×25 1/5, तो हाइट आएगा 1/5 मीटर। सेंटीमीटर में बदलोगे तो 100/5 मतलब 20 सेंटीमीटर इज योर करेक्ट आंसर। 1 मिनट, कुछ गलत कर दिया क्या मैंने? 12 इंटू 10 सही है, डिवाइडेड बाई 800 ये भी सही है। यहां पे इसको ओपन मानेंगे क्लोज माने, यहां पे ये नहीं बताया है, बनाया तो ओपन है। थर्ड कैसे, 15 कैसे, 15 कैसे आ रहा है बताओ, मैं कहां गलती कर रहा हूं ये बताओ। देखो ये तुम्हारा फोर्स अपॉन एरिया यहां का, यहां के फोर्स अपॉन एरिया से बैलेंस होगा, मतलब प्रेशर के बराबर रखेंगे। यहां पे प्रेशर हो जाएगा रो जी एच, यहां पे प्रेशर हो जाएगा फोर्स बटा एरिया। फोर्स बोलो तो 12 इंटू 10 फोर्स बटा एरिया हो जाएगा 800 इंटू 10 टू दी पावर -4 इज इक्वल टू रो की वैल्यू 10 टू दी पावर 3, जी की वैल्यू 10 इंटू हाइट h, यही तो लिखेंगे।
ठीक है, ठीक है, क्लियर है भाई। चलो यहां से निकाल लो भाई, एस तुम्हारा 15 आ रहा है, चलो ठीक है, सॉल्व कर लो। कंसेप्ट समझ में आ गया ना, कंसेप्ट समझ में आ गया ना, ठीक है, ठीक है, चलो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी सब सही है। नेक्स्ट देखो, अ क्लोज रेक्टेंगुलर टैंक is completely filled with the water and accelerated horizontally with an acceleration towards right. Pressure is maximum and minimum at. ये तुम्हारा एक हॉरिजॉन्टल कंटेनर है, इसमें लिक्विड फिल्डेड है, ये पॉइंट ए है, ये डी है, ये सी है, ये बी है। अगर इसको ए एक्सेलरेशन से आगे एक्सेलरेट मैंने कराया तो सबसे कम और सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन कहां होगा ये बताओ। सबसे पहले आपसे पूछा है मैक्सिमम और फिर आपसे बोला है मिनिमम, तो मैक्सिमम प्रेशर कहां होगा ये बताओ। मैक्सिमम प्रेशर कहां होगा, तो मैक्सिमम प्रेशर होगा बेटा बी पर और मिनिमम प्रेशर होगा डी पर। बताओ क्यों। प्रेशर बेटा मिनिमम होगा डी पर और मैक्सिमम होगा ए पर, मैक्सिमम सॉरी बी पर, मैक्सिमम होगा बी पर और मिनिमम होगा डी पर। पहला आंसर आएगा। बताओ क्यों। क्योंकि जब मैं इसको हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट करूंगा तो पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, तो यहां से ज्यादा यहां होगा, यहां से ज्यादा यहां होगा। ऊपर से ग्रेविटी की वजह से प्रेशर यहां पर ज्यादा होगा इसके कंपेयर में, सबसे ज्यादा तो यही बैठ रहा, और सबसे कम देखोगे तो यहां से ज्यादा यहां, तो यहां तो कम है, और यहां से ज्यादा यहां, तो मिनिमम प्रेशर तो यही आएगा। सोचो, क्योंकि हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट होता तो पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा, हॉरिजॉन्टली एक्सेलरेट होगा तो पीछे की तरफ प्रेशर बढ़ेगा। बैंड फोर्स में बेटा हमेशा याद रखना कि अगर लिक्विड की डेंसिटी है रो और इसमें कोई सॉलिड हमने डिसॉल्व किया सिग्मा डेंसिटी का, क्या किया, सॉलिड सिग्मा डेंसिटी का रख दिया, तो इस पर जो बैंड फोर्स लगेगा वो बैंड फोर्स होता है वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड के बराबर है। डिस्प्लेस लिक्विड की वेट क्या होगी, डेंसिटी ऑफ द लिक्विड रो, वॉल्यूम v इंटू जी, रो वी जी। याद रखें यहां पे क्या लिखा है, रो भी जी। बैंड फोर्स इज इक्वल टू वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड, वेट ऑफ द डिस्प्लेस लिक्विड। बैंड फोर्स किन बातों पे डिपेंड नहीं करता, तो बैंड फोर्स इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितना है, बैंड फोर्स इस बात पे डिपेंड नहीं करता इसका एरिया कितना है, बैंड फोर्स इस बात पे डिपेंड करता है कि कितना वॉल्यूम सॉलिड का अंदर डूबा है। जितना सॉलिड का वॉल्यूम अंदर डूबेगा, जितना सॉलिड का वॉल्यूम अंदर डूबेगा उतने ही एरिया से लिक्विड हटेगा, हाँ या ना, उतने ही एरिया से लिक्विड क्या होगा, हटेगा। तो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी एरिया एंड लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट, डेंसिटी एरिया एंड लोकेशन ऑब्जेक्ट। इसका 3 केस होता है। अगर डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ लिक्विड, अगर डेंसिटी बराबर होता है अपरेंट वेट होगा 0 और कंप्लीटली सबमर्ज होगा, उसको जहां छोड़ दोगे वहीं पे बैठा रहेगा, रिमेन्स देयर वेयर इट इज प्लेस्ड। कंप्लीटली सबमर्ज रहेगा क्या, हाँ देखो कंप्लीटली सबमर्ज रहेगा, ठीक है। अगर रो बड़ा है मतलब लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है, अगर लिक्विड का डेंसिटी ज्यादा है तो वो फ्लोट करेगा, पार्शियली सबमर्ज होकर फ्लोट करेगा। उस केस में इनसाइड वॉल्यूम बटा टोटल वॉल्यूम का रेशियो होता है सिग्मा बाई रो। और याद रखिएगा इनसाइड वॉल्यूम से बड़ा होगा टोटल वॉल्यूम तो नीचे डेंसिटी ज्यादा होगी, जो ज्यादा होगा नीचे रखो, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड ज्यादा है, तो सिग्मा बटा रो आपका आंसर आएगा। क्या आएगा, सिग्मा बटा रो आपका आंसर आएगा। अगर सिग्मा ज्यादा है रो कम है तो बॉडी पूरा डूब जाएगा। उस केस में जो एपरेंट वेट आएगा वो आएगा mg1 माइनस रो बाई सिग्मा। देखो इसमें सिग्मा ज्यादा है, तो हमेशा याद रखना जब ऑब्जेक्ट की डेंसिटी ज्यादा हो तो एपरेंट वेट का सवाल आएगा, जब लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा हो तो एपरेंट वेट 0 होता है, उसमें सवाल आएगा इनसाइड वॉल्यूम बाई टोटल वॉल्यूम, वो होगा सिग्मा बाई रो, वो क्या होगा सिग्मा बाई रो। क्लियर है ये बात। अब यहां पे एक बढ़िया सवाल आता है, यहां पे एक बढ़िया सवाल आता है, क्या, a cubical block floating in a liquid with half of its volume immersed in the liquid, when the whole system is accelerated upward with acceleration g by 3, then fraction of volume immersed in the liquid is। अब जब ये रेस्ट में था तो आधा वॉल्यूम अंदर था, अगर ये ऊपर एक्सेलरेट करने लग गया तो कितना वॉल्यूम अंदर और बाहर रहेगा, बताओ कितना वॉल्यूम अंदर और बाहर रहेगा, तो क्या आंसर आएगा बताइए इसमें। हाँ भाई गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बताओ इसमें आंसर क्या आएगा, बताओ फटाफट इसका आंसर बताइए प्लीज, फटाफट इसका आंसर बताइए प्लीज, इसका आंसर क्या आएगा ये बताइए प्लीज। इसका आंसर क्या आएगा ये बताइए प्लीज। तो इसका आंसर बेटा वही रह जाएगा, क्यों, क्योंकि देखो इनसाइड वॉल्यूम बटा टोटल वॉल्यूम होता है बेटा सिग्मा बाई रो, जिसकी डेंसिटी ज्यादा वो नीचे सिग्मा बाई रो, इसमें जी तो आ ही नहीं रहा,
अब अगर इसको तुम ऊपर एक्सेलरेट कराओगे तो इसमें तो इफेक्टिव जी आता ही नहीं, इफेक्टिव जी आता नहीं तो आंसर तो वही रहेगा। ओ भाई साहब सही कह रहे हो यार, इसमें कंटेनर के एक्सेलरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ता है, गलत बोल रहे हैं, आंसर आएगा आपका फर्स्ट। समझ आया ये बात। दूसरी बात, आइसबर्ग ऑफ डेंसिटी 900 kg फ्लोटिंग इन द वाटर ऑफ डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब, देन परसेंटेज ऑफ द वॉल्यूम ऑफ आइसबर्ग आउटसाइड। भाई मेरे इनसाइड बाई टोटल का रेशियो होता है सिग्मा बाई रो। सॉलिड क्या है तुम्हारा आइस 900 बटा 1000, 0 से 0 0 से 0 कटेगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दो परसेंटेज आएगा, 0 से 0 कटेगा, 90% अंदर है, 90% अंदर है तो बाहर कितना होगा 10%, बाहर कितना होगा 10%। ऑब्वियस सी बात है, हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है अंदर का, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे परसेंटेज आ जाएगा, बहुत आसान है। अ कॉन्क्रीट स्फेयर ऑफ रेडियस आर हैज कैविटी ऑफ रेडियस स्मॉल आर बीच इज पैक्ड विथ sawdust, मतलब बालू जैसा कोई चीज है। स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट एंड द sawdust आर रिस्पेक्टिवली 2.4 एंड 0.34 फॉर दिस sphere to float with its entire volume submerged under water, then ratio of mass of the concrete to the sawdust will be। रेशियो ऑफ मास पूछा है, कैसे करोगे? बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग सवाल है। देखो सबसे पहली बात, ये अपरेंट वेट का सवाल है, सॉलिड पूरा डूबेगा। अब इसमें मान लो कि V1 वॉल्यूम तुम्हारा कंक्रीट का है और V2 वॉल्यूम तुम्हारा सॉडस्ट का। अब यहां पर अगर ध्यान से तुम देखो तो इस पर जो बाइंड फोर्स लगेगा वो बाइंड फोर्स होगा रो इंटू इसका टोटल वॉल्यूम V इंटू जी, जहां पे रो डेंसिटी ऑफ वाटर है, यही लगेगा, बटा नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स M1 प्लस M2 जी के बराबर होगा। फिर सही कह रहे हो। अब ध्यान से देखो, या नीचे वाला ग्रेविटेशनल फोर्स M1 प्लस M2 इंटू जी बराबर हो जाएगा रो VG। हाँ सर, रो VG के बराबर आएगा। अब एक बात बताओ, क्या हमें टोटल वॉल्यूम पता है क्या? टोटल वॉल्यूम हमें पता है क्या? नहीं सर, टोटल वॉल्यूम तो हमें नहीं पता। तो यहां पे हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए रेशियो ऑफ मासेस। रेशियो ऑफ मासेस मतलब M1 बाई M2 का रेशियो चाहिए। ओके, कोई बात नहीं, दोनों के मासेस का रेशियो चाहिए। तो एक तो हमने इक्वेशन ये लिखा, दूसरा इक्वेशन ये लिख सकते हैं क्या, इन दोनों का टोटल मास जो होगा वो होगा M1 प्लस M2, और इसका जो टोटल मास होगा वो लिख सकते हैं सिग्मा पहले की डेंसिटी इंटू पहले की वॉल्यूम प्लस दूसरे की डेंसिटी इंटू दूसरे की वॉल्यूम। क्या ये लिख सकते हैं M की जगह पे? हाँ, ये हम लिख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, हमें दो इक्वेशन पता चल गया। अब दो हमें इक्वेशन पता चल गया और दो वेरिएबल है। यहां पे इसको लिख सकते हैं बेटा, मास को सिग्मा 1 V1 जी तो बाहर है प्लस सिग्मा 2 V2 बराबर रो, इस वॉल्यूम को भी लिख सकते हैं V1 प्लस V2 इंटू जी। अब बेटा ध्यान से देखना, ये जी से ये जी कैंसिल कर दो तो ये हट जाएगा। यहां पे रिलेशन है सिग्मा 1 V1 प्लस सिग्मा 2 V2 बराबर रो V1 प्लस V2, ये रिलेशन है। एक इक्वेशन ये आ गया, दूसरा इक्वेशन बेटा ये है आपका, क्लियर है? दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सवाल सॉल्व हो जाएगा। दो इक्वेशन दो वेरिएबल, आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। क्लियर है क्या? नहीं समझ में आया? देखो बात समझो, इसमें एक ही चीज याद रखना कि नीचे जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करेगा लिक्विड का बाइंड फोर्स। तो बाइंड फोर्स में तो टोटल वॉल्यूम आएगा, बाइंड फोर्स में क्या आएगा? टोटल इसका वॉल्यूम। इसका टोटल वॉल्यूम को हम V1 प्लस V2 जी लिख सकते हैं। तो डेंसिटी ऑफ ये क्या है? वाटर इंटू V1 प्लस V2 इंटू जी है, ठीक है? ये जी से जी कट जाएगा। दूसरी बात, इसका जो मास लिखूंगा, मास को हम लिख सकते हैं, या एक काम करो ना, ये छोड़ो, इसके हम टोटल वॉल्यूम को लिख सकते हैं V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, सही है? टोटल मास हो जाएगा M बराबर M1 प्लस M2। ये क्लियर है? ओके। अब यहां से एक काम करो, सिग्मा 1 V1 प्लस सिग्मा 2 V2 बराबर रो V1 प्लस रो V2 लिख लो, ठीक है? अब यहां से V1 को एक तरफ ले आओ, तो इस V1 को इधर लाओगे तो V1 हो जाएगा, इस V1 को इधर लाओगे तो V1 हो जाएगा सिग्मा माइनस रो, और इस सिग्मा 2 V2 को इधर ले जाओगे तो V2 कॉमन आएगा तो रो माइनस सिग्मा 2, तो V2 आ जाएगा रो माइनस सिग्मा 2। तो V1 बाई V2 निकल गया रो माइनस सिग्मा 2 बटा सिग्मा माइनस रो। अब देखो दोनों तुम्हें पता है, कैसे? रिलेटिव डेंसिटी तो तुम्हें डायरेक्टली पता है,
तो यहां से रो कॉमन निकालोगे तो रिलेटिव डेंसिटी के टर्म्स में इसको लिख दोगे, वॉल्यूम का रेशियो आ गया। अब वॉल्यूम का रेशियो तो मास का रेशियो होता है, क्यों? क्योंकि मास बराबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अच्छा, नहीं, तो वॉल्यूम का रेशियो आ गया दोनों का, तो इसके मासेस का रेशियो होगा m1 बराबर ρ1 v1 बटा m2 बराबर ρ2 v2। अगर वॉल्यूम का रेशियो निकालोगे तो मास का रेशियो निकल जाएगा क्या? अगर तुम नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, चलो कोई बात नहीं, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं समझ आया ना, कोई बात नहीं। अरे लल्लू क्या बात कर दी, कोई बात नहीं। चलो यहां देखो, ये तुम्हारा कंटेनर, पूरा समझा दूंगा, चिंता मत कर। और इसमें वाटर फिल किया, ठीक है, इसमें वाटर फिल किया। यहां पे एक ऑब्जेक्ट है जिसमें कंक्रीट का वॉल्यूम v1 है, इसके अंदर कोई डस्ट मटेरियल पर है, उसकी वॉल्यूम मैं v2 मानता हूं। अब अगर कोई ऑब्जेक्ट नीचे डूब गया तो पक्की बात है नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स m1 प्लस m2g, m1 प्लस m2g, m1 प्लस m2g ग्रेविटेशनल फोर्स इसके बाइंड फोर्स के बराबर हो, हाँ या ना? बताओ क्यों? क्योंकि ये बोल रहा है कि स्फीयर फ्लोट विथ इंटायर वॉल्यूम सबमर्ज्ड। क्या लिख रहा है? फ्लोट विथ इंटायर वॉल्यूम सबमर्ज्ड। तो ये फ्लोट कर रहा है विथ इंटायर वॉल्यूम सबमर्ज्ड, तो पूरा का पूरा वॉल्यूम नीचे सबमर्ज्ड है और ये फ्लोट कर रहा है। तो फ्लोटिंग के केस में नीचे लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बैंड फोर्स के बराबर होगा। बैंड फोर्स क्या होता है? रो वी इंटू जी। अब अगर ये फ्लोट कर रहा है तो ऊपर का बैंड फोर्स रो वॉल्यूम v1 v2 इंटू जी बराबर नीचे का ग्रेविटेशनल फोर्स m1 प्लस m2 इंटू जी। ये लिख सकते हैं कि नहीं? हाँ सर लिख सकते हैं। यहां से जी कैंसिल होगा। m1 को लिख सकते हो बेटा सिग्मा 1 इंटू वी1, भाई मास कंक्रीट का डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, प्लस m2 लिख सकते हो सिग्मा 2 इंटू वी2 बराबर रो v1 प्लस वी2, रो v1 प्लस वी2। दोनों की रिलेटिव डेंसिटी हमें दी हुई है, तो एक काम करते हैं ना, रो को नीचे ले जाते हैं, सिग्मा अपन रो, सिग्मा 1 अपन रो, पहले की रिलेटिव डेंसिटी हम लिख सकते हैं डायरेक्ट 2.4, तो ये हो जाएगा 2.4 v1 प्लस सिग्मा इंटू रो, रिलेटिव डेंसिटी हो जाएगा इसका 0.3 इंटू v2 इज इक्वल टू v1 प्लस v2। अब एक काम करो कि इस v1 को इधर लाओ, इस v1 को इधर लाओगे 2.4 v1 में से v1 जाएगा 1.4 v1, 0.3 v2 को उधर ले जाओ, v2 माइनस 0.4, ये v2 और ये 0.3 v2 है, इसको इधर ले जाओ तो v2 माइनस 0.3 टाइम्स ऑफ v2, ये बनेगा 0.7 v2। बढ़िया यार। अब यहां पर ध्यान से देखो 0.4 v1 और 0.7 v2, 0.7 से 0.4 काटोगे 2 आएगा, 2 v1 बराबर आपका आ गया v2, तो v1 बाई v2 क्या आ जाएगा? हाफ। यहां से देखो v1 बाई v2 बराबर आ जाएगा आपका हाफ। अब तुम्हें मास का रेशियो पूछा है, तो एक काम करते हैं, m1 बाई m2 मास बराबर होता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम कर देते हैं। अब इसकी डेंसिटी है 2.4, इसकी डेंसिटी है 0.3, तो ये हो गया 2.4 बटा 0.3 मल्टीप्लाई v1 बाई v2, हाफ आ गया। इसको इससे कैंसिल करोगे 8 से कटेगा, 8 बटा 2 4 आंसर आ गया। ये आपका आंसर है दूसरा। बताओ अब बता समझ में आया कि नहीं है? मुश्किल सवाल है, लेकिन अगर मुश्किल सवाल आ गया तो छोड़ देंगे क्या? मुश्किल सवाल आ जाएगा तो छोड़ देंगे क्या? ऐसे कैसे छोड़ देंगे? फ्लोट विथ इंटायर वॉल्यूम समझ यही पूछा है, फ्लोट विथ इंटायर वॉल्यूम समझ यही पूछा है। सुन, नीचे नेट फोर्स इसका m1 प्लस m2 इंटू जी, नीचे ग्रेविटेशनल फोर्स, ऊपर बैंड फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर बैंड फोर्स लिख दिया। बताओ छोड़ देंगे क्या यार? ऐसे कैसे छोड़ देंगे? सुनो, ये एक सवाल है नीट 2019 का, इसमें दो लिक्विड है, नीचे के लिक्विड की डेंसिटी दिया हुआ है n रो और ऊपर की लिक्विड का डेंसिटी दिया हुआ है रो। इसमें एक सॉलिड इस तरीके से फ्लोट कर रहा है, ठीक है? तो सॉलिड की डेंसिटी आपसे सिग्मा पूछा है। अगर सॉलिड का लेंथ स्मॉल एल नीचे है और टोटल सिलेंडर का लेंथ कैपिटल एल है, यहां पे एक छोटा सा लॉजिक लगा देना, बाकी तुम कर सकते हो। देखो, इसका नेट ग्रेविटेशनल फोर्स mg, इस लिक्विड की वजह से बैंड फोर्स fb1 और ऊपर वाले लिक्विड की वजह से बैंड फोर्स fb2 के बराबर होगा। तो आप लिख सकते हो fb1 प्लस fb2 इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स mg। ये आप इक्वेशन बना सकते हो। क्लियर है क्या? यहां से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा, यहां से आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा।
दूसरी बात, यहां पे एक लॉजिक पुट कर सकते हो, अगर ये n बराबर 1 होता, समझना, अगर ये n बराबर 1 होता, इस लिक्विड और इस लिक्विड की डेंसिटी बराबर हो जाएगी। अगर इनकी डेंसिटी बराबर हो जाएगी, बीच में कोई ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा, तो सिग्मा बराबर रो आ जाएगा। ये एक ही ऑप्शन में वेरीफाई होगा। किस ऑप्शन में वेरीफाई होगा तो देख लो, यहां से सवाल ये समझ आ जाएगा। दूसरा सवाल, एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल होता है कि बोट कैरिंग अ स्टील बॉल इज फ्लोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ द वाटर इन द टैंक, इफ द बॉल आर थ्रोन इनटू द टैंक वन बाय वन, हाउ विल इफेक्ट इन द वाटर लेवल। देखो, एक टैंक है और यहां पे एक बोट में स्टील बॉल है, उसको नीचे फेंकोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पे जो वाटर लेवल है वो क्या होगा कि जब ये बोट हल्का होगा तो बोट ऊपर उठेगा, तो वाटर लेवल इसको फिल करने के लिए नीचे आएगा। वाटर लेवल कहां जाएगा, नीचे की तरफ, विल फॉल। थर्ड आंसर होगा क्या, थर्ड आंसर होगा क्या, देखो मेरी बात सुनो। ऐसा एक बात बताओ, अगर मैं यहां पे इसमें अगर आयरन बॉल को डालना शुरू कर दूं, तो आयरन बॉल को डालूंगा तो ये नीचे जाएगा, ये नीचे जाएगा तो यहां का वाटर लेवल बाहर आएगा, तो वाटर लेवल बढ़ेगा। अगर मैं इसको बाहर फेंक दूं या अंदर फेंक दूं, अंदर फेंकूंगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसका स्पेस, इसका वॉल्यूम नेग्लिजिबल है। अगर इसको उठा के अंदर फेंकूंगा तो यहां पे हल्का होगा तो ऊपर उठेगा, ऊपर उठेगा तो जगह खाली हुआ उसको फिल करने के लिए वाटर आएगा, वाटर लेवल नीचे जाएगा। क्या होगा, वाटर लेवल कहां जाएगा, नीचे जाएगा। इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी बेटा, एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है। किसी भी पॉइंट पे एरिया इंटू वेलोसिटी का प्रोडक्ट कांस्टेंट होता है तो आप कह सकते हैं A1 V1 बराबर A2 V2। इस पर सवाल पूछा जाता है। बर्नौलीज इक्वेशन होता है प्रेशर प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर। प्रेशर प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर, यह काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, और यह है बेटा प्रेशर। प्रेशर प्लस रो GH प्लस हाफ रो V स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है भाई, कांस्टेंट होता है। यहां पे A cylinder of tube of spray pump has radius r। सिलेंडर है ट्यूब जिसका रेडियस बेटा कैपिटल आर है, वन एंड ऑफ विच हैज n फाइनल्स, इसमें छोटे 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 n फाइनल्स हैं, n फाइनल्स, ईच ऑफ रेडियस स्मॉल आर, हर की रेडियस स्मॉल आर है। इफ द स्पीड ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब इज v, लिक्विड इन द ट्यूब इज v यहां पे लिक्विड की वेलोसिटी है, देन स्पीड ऑफ द इजेक्शन ऑफ द लिक्विड थ्रू द होल इज, देखो इसका एरिया बोलो पाई आर स्क्वायर, यहां पे लिक्विड की वेलोसिटी बोलो v, यहां पे एरिया बोलो पाई स्मॉल आर स्क्वायर, कितने हैं तो n इंटू वी नॉट हो जाएगा, n इंटू वी नॉट हो जाएगा, पाई से पाई कटेगा, यहां पे v नॉट इज इक्वल टू होगा v कैपिटल आर स्क्वायर बटा n स्मॉल आर स्क्वायर, v कैपिटल आर स्क्वायर बटा n स्मॉल आर स्क्वायर, n का स्क्वायर नहीं होगा, v कैपिटल आर स्क्वायर बटा n स्मॉल आर स्क्वायर, ये आपका सही आंसर चला जाएगा। सबको सेम ही लिख दिया है पगला गए, अलग बना देता हूं ना, देख ले अलग बना दिया। अब बताओ आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या, बहुत आसान है। अच्छा यहां पे सवाल पूछते हैं, यहां पे लिक्विड की वेलोसिटी v1, एरिया A1, A1 V1 बराबर A2 V2। अब जो पूछा वो कर दो, कितना आसान है भाई। अच्छा यहां पे 3 पाइप हो जाएगा तो क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, टोटल इनकमिंग AV बराबर आउटगोइंग AV, यहां पे 4 मीटर पर सेकंड से A में इंटर किया तो 4 इंटू A बराबर यहां से निकला 0.4 A इंटू 2 प्लस 0.5 A इंटू V। भाई AV बराबर कांस्टेंट है तो यहां से AV इनकमिंग बराबर AV आउटगोइंग, यहां पे AV क्या होगा 4 इंटू A, यहां पे होगा 0.4 A इंटू 2, 0.4 A इंटू 2, यहां होगा 0.5 A इंटू V। अब ये V यहां से कैलकुलेट कर लो, यहां से V आप कैलकुलेट कर लो। क्लियर है क्या ये बात। कर्नाटका नीट 2013 का सवाल है, क्या कह रहा सवाल, ध्यान से देखो। अ फ्लूइड इज इन स्ट्रीमलाइन फ्लो अक्रॉस द हॉरिजॉन्टल पाइप ऑफ वेरिएबल एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज। देखो हॉरिजॉन्टल पाइप है, ये हॉरिजॉन्टल पाइप का वेरिएबल क्रॉस सेक्शन एरिया है, तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी हर जगह कांस्टेंट होगा। अब बचा प्रेशर प्लस हाफ रो V स्क्वायर, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी दोनों जगह सेम है तो उसको हटा दो। अब यहां पे वेलोसिटी ज्यादा तो प्रेशर कम, यहां पर प्रेशर कम होगा, और यहां पर प्रेशर ज्यादा होगा क्योंकि वेलोसिटी कम तो प्रेशर ज्यादा। तो वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट द नैरोएस्ट पॉइंट, सही है, पाइप एंड प्रेशर इज मैक्सिमम एट द वाइडर पॉइंट, पहला ही सही है यार, पहला ही सही है। वेलोसिटी एंड प्रेशर बोथ आर मैक्सिमम एट द, अरे भाई साहब
एक जगह वेलोसिटी मैक्सिमम होगा तो दूसरी जगह प्रेशर मैक्सिमम होगा। वेलोसिटी नैरो पॉइंट पे ज्यादा होगा तो प्रेशर यहां पर ज्यादा होगा। क्या पहला ऑप्शन सही है? क्या पहला ऑप्शन सही है? बता दे रे भाई, क्या पहला ऑप्शन सही है? क्या पहला ऑप्शन सही है? बता दे रे भाई। वेलोसिटी प्रेशर, अरे नहीं, वेलोसिटी मिनिमम एट द नोरेस्ट पॉइंट, नहीं, नैरो पे तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। क्या पहला ऑप्शन सही है भाई? नेक्स्ट देखो, वेट ऑफ द एरोप्लेन फ्लाइंग इन द एयर इज बैलेंस्ड बाई। ये मान लो एरोप्लेन है, मान लो ये एरोप्लेन है, इसका वेट कैसे बैलेंस होता है? इसका वेट बैलेंस होता है ऊपर और नीचे के प्रेशर डिफरेंस से। देखो, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द थ्रस्ट क्रिएटेड बाय द एयर, नहीं भाई यहां पे थ्रस्ट होने लगता है, फोर्स ड्यू टू रिएक्शन ऑफ द गैसेस, upthrust of the air which will equal to the weight of the air having the same volume as the plane. Upthrust of the air which will have equal to the weight of the air having the same volume as the force due to the pressure difference between the upper and lower surface of the being created by the different air speed on the surface. चौथा आंसर होगा। बोलेंगे सर वो तो हमने पढ़ा था ना कि जो अपथ्रस्ट होता है वो अपथ्रस्ट होता है u इंटू डी एम बाई डी टी, उसको वेट को बैलेंस करता है। भाई वो रॉकेट था, वो रॉकेट था। यहां पे एरोप्लेन है, एरोप्लेन में भी गैस बर्न करेगा क्या? नहीं, एरोप्लेन में चक्री घूमता है भाई, ये एरोप्लेन है। एरोप्लेन में जब चक्री घूमता है तो ऊपर वाले एयर की वेलोसिटी v1 ज्यादा होती है, नीचे वाले वेलोसिटी कम होती है। तो जहां वेलोसिटी कम ज्यादा वहां पे प्रेशर कम, जहां पे वेलोसिटी कम वहां पे प्रेशर ज्यादा। भाई डी होगा, चौथा आंसर आएगा। समझ गया? सुनो, ये हॉरिजॉन्टल पाइप है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा, प्रेशर घटेगा, वेलोसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर घटेगा। बी आंसर आएगा इसका। क्लियर है क्या ये बात? अब देखो वो वाला सवाल है, विंड विथ स्पीड 40 मीटर पर सेकेंड ब्लोज पैरेलल टू द रूफ। देखो ये छप्पर है, छप्पर है, यहां पे तेज आंधी तूफान चल रहा है, इसकी वेलोसिटी v1 है, अंदर में एयर की वेलोसिटी 0 है। इस लाइन पे पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस मान लो और बर्नौलीज इक्वेशन 2 पॉइंट पे और 1 पॉइंट पे लगा दो। तो बाहर में मान लो प्रेशर है P1 और बाहर में काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा हाफ रो v1 का स्क्वायर बराबर, अंदर में वेलोसिटी 0, पोटेंशियल एनर्जी तो इस रेफरेंस लाइन पे 0, प्रेशर आ जाएगा बेटा P2। अब P1 को उधर ले जाओगे तो P2 माइनस P1 ये आ गया प्रेशर डिफरेंस इज इक्वल टू हाफ रो बाहर वाले एयर की वेलोसिटी का, एरिया से दोनों में मल्टीप्लाई कर दोगे, प्रेशर इंटू एरिया ये आ जाएगा आपका फोर्स। तो फोर्स इज इक्वल टू आ जाएगा हाफ रो ए वी स्क्वायर। फोर्स इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भाई? हाफ रो ए वी स्क्वायर। और फोर्स किधर लाएगा? अपवर्ड, डाउनवर्ड तो देखो गलत हो जाएगा। फोर्स क्या लाएगा बेटा? अपवर्ड। अब इस तीनों की वैल्यू रख के सॉल्व कर दे। हाफ रो की वैल्यू बताओ, एयर दिया हो देखो 1.2, डेंसिटी ऑफ द एयर है 1.2, एरिया बोलो 250 मीटर स्क्वायर, बहुत बढ़िया बेटा। स्पीड बोलो 40 का होल स्क्वायर, तो 40 गुना 40, 4 चौका 16 और 1.2 और 1.2 को 144, 4.8 के आसपास क्या आएगा? 4.8 इंटू 10 टू द पावर 5। सही है क्या? एक मिनट नहीं, डी आएगा यार, 2.4 ही आएगा, 2.4 आएगा। ये 16 वो 16, तो 1.2 1.2 समथिंग ये आएगा। डी इज करेक्ट आंसर, डी आएगा, डी आएगा, डी आएगा, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट देखो बेटा, वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स जो होता है, ये अगर कंटेनर इसमें लिक्विड फिल कर दिया तो यहां से निकलने वाले लिक्विड की जो वेलोसिटी होती है वो होती है √2gh। क्या होती है? यहां से निकलने वाले लिक्विड की जो वेलोसिटी होती है वो होती है √2gh। वेलोसिटी होता है √2gh जो डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। रेंज विल बी मैक्सिमम इफ होल इज एट द मिड पॉइंट। देखो अगर यहां पर होल करोगे तो लिक्विड हॉरिजॉन्टल निकलेगा तो कुछ रेंज भी आएगा। रेंज का जो वैल्यू मैक्सिमम होता है जब हम मिड पॉइंट पे होल करते हैं। क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? अब एक सवाल पूछा कि कंटेनर में 2 लिक्विड है, इतना का और इतना का। अब वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स हो जाता है 2gh। वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स हो जाता है 2gh, मतलब वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स जो आपका वेलोसिटी ऑफ फ्लक्स है वो डिपेंड नहीं करता है। दूसरी बात, अगर
होल सेंटर से जितना ऊपर है उतना ही नीचे करोगे, या बॉटम से जितना ऊपर है उतना ही सरफेस से नीचे करोगे, तो दोनों से रेंज आपका क्या आएगा, सेम आएगा। तो हाइट का रेशियो जो पूछा है यहां से और यहां से, एच और एच डैश का रेशियो पूछा है, वो 1:1 हो जाएगा। यहां पे सेम प्रोजेक्टाइल वाला कंसेप्ट लगा देंगे क्या बेटा, यहां पे सेम प्रोजेक्टाइल वाला कंसेप्ट लगा देंगे क्या, हाँ जी। दूसरी बात, जो लिक्विड का लेयर होता है, मान लो ये लिक्विड का लेयर है, अगर ये चल रहा है v से, ये चल रहा है v प्लस डेल्टा v से, तो इनमें रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगी, और इस रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से दोनों लिक्विड के लेयर एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। ध्यान सुनना, ये रिलेटिव वेलोसिटी की वजह से दोनों लिक्विड के लेयर एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं। दोनों लिक्विड के लेयर क्या करते हैं, एक दूसरे पर फोर्स लगाते हैं, और वो फोर्स की वैल्यू होती है ईटा, लिक्विड लेयर की एरिया, और इन दोनों के बीच की रिलेटिव वेलोसिटी हो जाएगी डेल्टा v बटा डी। ये फोर्स का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, ईटा ए डेल्टा v बाई डी। क्लियर है क्या ये बात, क्या ये क्लियर है क्या ये बात, कितने लोगों को याद आ गया, याद आ गया भाई, याद आ गया भाई, तो देख लो यहां पे फटाफट, देख लो यहां पे फटाफट, देखो विस्कस फोर्स की वजह से लेयर, बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड, बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड, बिटवीन लेयर ऑफ लिक्विड जो फोर्स लगता है वो होता है एफ बराबर ईटा वी बाई एल इंटू ए। क्लियर है क्या ये बात, हाँ सर। अच्छा, स्टोक्स लॉ कहता है कि अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लिक्विड में जाएगा तो उस पर जो विस्कस फोर्स लगता है एफ वेक्टर इज इक्वल टू -6 पाई ईटा आर वी टी लगता है, उस पर जो विस्कस फोर्स लगता है क्या लगता है, 6 पाई ईटा आर वी टी लगता है, 6 पाई ईटा आर वी टी लगता है, क्या लगता है, 6 पाई ईटा आर वी टी लगता है। ये है स्फीयर एंड लिक्विड के बीच में, स्फीयर एंड लिक्विड के बीच में ये जो टर्मिनल वेलोसिटी गेन करता है, टर्मिनल वेलोसिटी गेन करता है, वो टर्मिनल वेलोसिटी होता है 2r² सिग्मा माइनस रो, सिग्मा ऑब्जेक्ट की डेंसिटी और जिस लिक्विड में जा रहा है उसकी डेंसिटी रो जी बटा 9 ईटा, ईटा है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेडियस का स्क्वायर, टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी डिफरेंस, एंड टर्मिनल वेलोसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईटा। ये चीज याद रखना, ये चीज क्या करना, याद रखना। क्लियर है ये बात। दूसरा ये है बेटा Q, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इन अ पाइप, रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इन अ पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर डिफरेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस का पावर 4 एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। इसलिए यहां पे एक ट्यूब रेसिस्टेंस भी आता है, ट्यूब रेसिस्टेंस, ट्यूब रेसिस्टेंस होता है बेटा ईटा 8 ईटा एल बटा पाई आर का पावर 4, ये ट्यूब रेसिस्टेंस है। कैसे हम कंपेयर कर सकते हैं, करंट इज इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस बटा रेजिस्टेंस होता है। यहां पे रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो Q इज इक्वल टू आ जाएगा प्रेशर डिफरेंस बटा रेसिस्टेंस। देखो करंट बराबर पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस, करंट क्या होता है, करंट क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस। उसी तरीके से रेट ऑफ वॉल्यूम होता है प्रेशर डिफरेंस बाई रेसिस्टेंस, ट्यूब रेसिस्टेंस। तो प्रेशर डिफरेंस को छोड़ के बाकी टर्म को देखो, 8 ईटा एल बटा पाई आर का पावर 4, 8 ईटा एल बटा पाई आर का पावर 4। क्या ये सारी चीजें क्लियर हो गई, ये सारी चीजें क्लियर हो गई बेटा। अब देखो जेई मेन 2022 का ये सवाल है, एक बार पढ़ो और इसको करने की कोशिश करते हैं। कोई खास बात नहीं है, यहां पे 0.1 न्यूटन का फोर्स लगा है, बस फॉर्मूला लिख दो मैं समझ जाऊंगा। देखो सवाल क्या है, मेटल ब्लॉक ऑफ बेस एरिया इतना, देखो एरिया बता दिया इसका, प्लेस्ड ऑन द टेबल एज शोन इन अ फिगर, लिक्विड फिल्म ऑफ थिकनेस 0.25 mm, मतलब लिक्विड फिल्म की मोटाई बता दी, डी बता दिया, इंसर्टेड बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल, द ब्लॉक इज पुश्ड बाय द हॉरिजॉन्टल फोर्स 0.1 न्यूटन एंड मूव विथ अ कांस्टेंट स्पीड, ये कांस्टेंट स्पीड से चलने लग गया। फोर्स लगाया तो कांस्टेंट स्पीड से क्यों चला, क्योंकि यहां पर विस्कस फोर्स पीछे लगा होगा। ओके, इफ द विस्कोसिटी इज इतना देन स्पीड ऑफ द ब्लॉक इज, देखो ध्यान से, विस्कस फोर्स इस अप्लाइड फोर्स 0.1 न्यूटन के बराबर हो। विस्कस फोर्स होता है ईटा ए रिलेटिव वेलोसिटी बटा डी इज इक्वल टू 0.1। अब मुझे एक बात बताओ ध्यान से सोच के, कि तुम्हें यही तो पूछा है सर, कैसे इसकी वेलोसिटी पूछी, इसकी रिस्पेक्ट में ही तो रिलेटिव वेलोसिटी हो गया, टेबल तो रेस्ट में है, टेबल का लोअर लिक्विड तो रेस्ट में है। हाँ सर, अब मुझे क्या ईटा की वैल्यू दी हुई है, ये रहा ईटा, ये रहा ईटा, क्या एरिया दिया हुआ है, हाँ एरिया भी, बेस एरिया भी दिया हुआ है।
क्या मुझे दोनों लेयर के बीच में डिस्टेंस दिया हुआ है? हाँ, डिस्टेंस भी दिया हुआ है। क्या 0.1 दिया हुआ है? यहां से डेल्टा वी आ जाएगा। डेल्टा वी इज नथिंग बट 0.1 डी बटा ईटा ए। यहां से आंसर आ, समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? समझ में आया क्या? नेक्स्ट देखिए, जेईई मेन 2022 का सवाल है क्या? वेलोसिटी ऑफ द अपर लेयर ऑफ द वाटर इन द रिवर इज इतना। अपर लेयर की वेलोसिटी इतना है। शेयरिंग स्ट्रेस बिटवीन द हॉरिजॉन्टल लेयर ऑफ द वाटर इज इतना। इतना शेयरिंग स्ट्रेस है। डेप्थ ऑफ द रिवर क्या होगा? बड़ा आसान है। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ये दे दिया, देख इधर। विस्कस फोर्स बराबर ईटा ए डेल्टा वी बाई एल। एक बात बता, एरिया को अगर मैं नीचे ले जाऊं तो फोर्स अपॉन एरिया ये स्ट्रेस हो गया, तो स्ट्रेस बराबर ईटा डेल्टा वी बाई एल। अब सुनो ध्यान से, स्ट्रेस पूछा है, ईटा दिया, वेलोसिटी दिया और मोटाई दे दिया। अच्छा नहीं, डेप्थ ऑफ द रिवर पूछा है। अच्छा अच्छा अच्छा, एक मिनट। ईटा डेल्टा वी बाई एल, तो ये डेप्थ ऑफ द रिवर हो गया, ये डेप्थ ऑफ द रिवर हो गया बेटा। और तुमसे पूछा क्या है? डेप्थ ऑफ द रिवर पूछा, एल पूछा है, ईटा दिया है, डेल्टा वी दिया है, स्ट्रेस दिया है। देखो वेलोसिटी दे दिया, देखो ये वेलोसिटी दे दिया, वाटर की स्ट्रेस दे दिया, देखो 0.10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, और तुम्हारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी दे दिया। चलो निकालते हैं। तो एल बराबर हो जाएगा, एल बराबर हो जाएगा, देखो इसकी मोटाई जो होती है ना, लेयर की मोटाई, तो रिवर का लोअर सरफेस और अपर सरफेस के बीच में मोटाई एल हो गया। एल बराबर होगा ईटा डेल्टा वी बाई स्ट्रेस। बताओ समझ के ये सही है कि नहीं भैया? समझ के बताओ ये सही किया कि नहीं किया, बताओ। नेक्स्ट, जेईई मेन 2022 का सवाल है क्या? टर्मिनल वेलोसिटी वीटी ऑफ द स्फेरिकल रेन ड्रॉप डिपेंड्स अपॉन द रेडियस। अरे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, ये आंसर आएगा। टर्मिनल वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, बहुत आसान है। नेक्स्ट, वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ है। अगर किसी विस्कस लिक्विड में ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉप करते तो उसकी वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ क्या होगा, वेलोसिटी और डिस्टेंस का ग्राफ क्या होगा? तो देखो ये वाली ग्राफ होगी। क्यों? यही तो टर्मिनल वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस का ग्राफ होता है कि पहले धीरे धीरे वेलोसिटी बढ़ता है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाता है। सी इज योर करेक्ट आंसर। अरे टर्मिनल वेलोसिटी का ग्राफ पूछा है, सवाल पढ़ो। टर्मिनल वेलोसिटी सैचुरेट हो जाता है बाद में, टर्मिनल वेलोसिटी सैचुरेट हो जाता है बाद में। ये होमवर्क है, कर लेना, एक बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। नेक्स्ट, ये उड़ीसा नीट 2019 का सवाल है, इसको ध्यान से पढ़ो और करो। टू स्मॉल स्फेरिकल मेटल बॉल हैविंग इक्वल मास आर मेड फ्रॉम द मटेरियल ऑफ डेंसिटी ρ1 and ρ2. ρ1 is 8 times of ρ2. ρ1 is 8 times of ρ2. ρ1 की वैल्यू 8 times of ρ2 है। क्लियर है क्या? हैव रेडियस 1 mm and 2 mm, रेडियस 1 mm 2 mm है। दे आर मेड फॉल वर्टिकली फ्रॉम द विस्कस लिक्विड हुज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ईटा एंड हुज डेंसिटी इज 0.1 ऑफ ρ2। मतलब ये किसी लिक्विड में जा रहे हैं जिसकी डेंसिटी है 0.1 ऑफ ρ2। Then ratio of terminal velocities, ratio of terminal velocity of liquid 1 divided by liquid 2 is equal to, सबसे पहले उनके रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है, इनटू डेंसिटी डिफरेंस। पहले का डेंसिटी हो जाएगा ρ1 माइनस सिग्मा बटा, नीचे हो जाएगा ρ2 माइनस, अब पहले की रेडियस तुम्हारी 1 mm है और दूसरे की रेडियस 2 है, 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4, तो ये आ जाएगा 1/4। उसके बाद ρ1 की वैल्यू दी है 8 ρ2 माइनस ये 0.1 ρ2 है, 0.1 ρ2 बटा ये ρ2 माइनस 0.1 ρ2। 8 ρ2 में से 0.1 ρ2 जाएगा तो 7.9, ये हो जाएगा 7.9 ρ2 बटा 4 मल्टीप्लाई, ρ2 में से 0.1 ρ2 जाएगा 0.9 ρ2, इससे कटेगा, ये इससे कटेगा। ठीक है भैया, क्लियर है, समझ में आ रहा? 79 से ये कैंसिल करोगे, 79 9 मल्टीप्लाई 4 36, 79/76। देख भाई 79/36, सॉरी 79/36 आंसर आ गया, 79/36 आंसर आ गया। क्या आपको समझ में आया? नेक्स्ट, सरफेस टेंशन की अगर बात करें हम, तो सरफेस टेंशन दो तरीके से डिफाइन होता है, या तो फोर्स अपॉन लेंथ लिखेंगे या लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, एक्सेस एनर्जी जो हम किसी लिक्विड को देते हैं वो होता है सरफेस टेंशन, इसका चेंज इन एरिया। सरफेस टेंशन और चेंज इन एरिया ये हम किसके लिए लेते हैं? ड्रॉप के लिए, ड्रॉप के लिए। लेकिन अगर सोप बबल है,
सोप बबल है तो उसकी जो एक्सेस एनर्जी होती है वो होती है 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन इनटू चेंज इन एरिया। ठीक है, लिक्विड ड्रॉप अगर एन पार्ट में ब्रेक होता है तो जो वर्क डन आता है, उसका जो वर्क डन आता है, जो वर्क करना पड़ेगा लिक्विड को एन पार्ट में ब्रोक करने के लिए, वो वर्क होगा 4 पाई एस आर स्क्वायर एन का पावर 1/3 माइनस 1, 4 पाई एस आर स्क्वायर एन का पावर 1/3 माइनस 1। परसेंटेज लॉस इन एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/n का पावर 1/3 माइनस 1 मल्टीप्लाई 100। ये किसका एनर्जी है? परसेंटेज लॉस का फॉर्मूला है। ठीक है भाई, ठीक है भाई, क्लियर है क्या ये बात? क्लियर है क्या ये बात? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, सरफेस टेंशन में बी डिफाइंड एज, सरफेस टेंशन को कैसे डिफाइन करते हैं? द वर्क डन पर यूनिट एरिया इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, वर्क डन पर यूनिट एरिया इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड अंडर एडियाबेटिक कंडीशन, वर्क डन पर यूनिट एरिया इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड अंडर बोथ आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक, सरफेस एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम नहीं, ये तो गलत है, दोनों नहीं होते बेटा। हम कांस्टेंट टेम्परेचर मानते हैं, हम कांस्टेंट टेम्परेचर मानते हैं, आइसोथर्मल प्रोसेस पे डिफाइन करते हैं, ये याद रखना थोड़ा सा। सरफेस टेंशन इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट एरिया इन इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ द लिक्विड अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। क्या होता है बेटा? अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। यासीर हुसैन, क्या मैं यहां पे थ्योरी नहीं समझा रहा हूं तो क्या समझा रहा हूं भाई? थोड़ा थ्योरी समझा लो, रिवीजन करने आए हो यहां पे, नहीं हो रहा है तो निकल लो यहां से, रिवीजन करने आओ भैया, सवाल भी करोगे पढ़ोगे भी, पूरा 1 साल का सिलेबस तुमको 1 दिन में करना है और धीरे भी करा लो। अभी आए हो उठ के और अभी यहां पे आके बकलोली करने लग गए। कभी 5 घंटे खड़े होके चिल्ला लेना, समझ में आ जाएगी औकात भाई साहब। कभी 5 घंटे खड़े होके ना, जैसे बोल रहा हूं ना वैसे बोल लेना, औकात समझ में आ जाएगा। हद है यार, हद है। थोड़ा धीरे करा लो, धीरे करा लेता हूं, पूरा 1 साल लगा लेता हूं यहीं पे। बंद करो बीमार हो जाएंगे तो चल जाना, यहां पे जबरदस्ती कोई रोका है? सर बंद करो बीमार हो जाएंगे तो जाना मेरे भाई, जाना, जाना, घर आराम कर, घर बीमार हो जाएंगे। रोटेशन बेटा सुन, रोटेशन ना पूरे साल भर पढ़ता है ना तो समझ में नहीं आता है, पूरे साल भर रोटेशन पढ़ा जाता है ना तो समझ में नहीं आता है। तुमको 1.5 घंटे में मैं रोटेशन समझा दूं अगर तुमको नहीं आ रहा होता तो। यहां पर रोटेशन वाली जो बात तुम कर रहे हो ना, वैसे भी तुम्हारी बस की नहीं है। जब रोटेशन 1.5 महीने में पढ़ाया जाता है ना तो बच्चों को समझ नहीं आता है। यहां पे रोटेशन जो पढ़ाया गया है उसमें काम की चीजें बताई गई है जिसपे सवाल आता है। गजब है यार। देखो नेक्स्ट सवाल देखो, रेडियस ऑफ द सोप बबल इज इंक्रीजेस फ्रॉम r to 2r, वर्क डन इन दिस प्रोसेस, देखो वर्क डन बराबर होगा, सोप बबल लिखा है इसलिए 2 टाइम्स ऑफ सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, ये आएगा चेंज इन एरिया। 2s क्यों किया? सोप बबल था तो ये 2s 2 रेडियस है तो ये हो जाएगा 4 पाई 2r का होल स्क्वायर बेटा 4r स्क्वायर माइनस इनिशियल एरिया रेडियस r था तो ये हो जाएगा बेटा पाई आर स्क्वायर। 4 चौका 16 पाई आर स्क्वायर में से पाई आर घटाऊंगा 15 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2s मल्टीप्लाई 2s 2s 15 पाई स्क्वायर तो ये होगा 30 पाई एस आर स्क्वायर। 30 पाई एस आर स्क्वायर है कहीं पे? नहीं है। क्यों नहीं है? 2 का होल स्क्वायर आएगा 4, अच्छा सॉरी ये 4 एक्स्ट्रा कहां से डाल दिया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये 4 एक्स्ट्रा कहां से डाल दिया, सिंपल पाई इंटू रेडियस का स्क्वायर होना था तो ये आ गया 3 आगे खराब कर दिया 2s फाइनल एरिया, अच्छा स्फीयर है तो 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई इंटू 2r का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई 4 पाई आर स्क्वायर, ऐसा है। तो 2r का होल स्क्वायर 4 16 पाई आर स्क्वायर में से 4 घटाओगे तो ये आएगा 12 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 2s,
तो 12 पाई आर स्क्वायर को 2s से मल्टीप्लाई करोगे तो 12 दूना जो 24 पाई आर स्क्वायर। और भाई यहां पे मैंने जो चैप्टर पढ़ाया है ना, वो पढ़ाया तुमको 10। अब 10 में से 2 चैप्टर थोड़ा फास्ट पढ़ाया तो वो तुम्हारी गाली दोगे उसके लिए, लेकिन 8 चैप्टर जो पूरा करा दिया उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कैसे डैश इंसान होते यार। 12 दूना 24, ये आंसर आएगा फर्स्ट। कहां से आते हैं यार, ये कुछ नहीं है, रात भर सो के आया है और यहां पे समझा रहा है। भाई आराम कर ले जा। देख यहां पर ये सवाल देख, अ सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप ऑफ लिक्विड ऑफ रेडियस स्मॉल आर कोलीज टू फॉर्म अ सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर वॉल्यूम वी इफ टी इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। देखो लिक्विड है तो यहां से एक लिक्विड नहीं, बहुत सारे छोटे छोटे लिक्विड एन कोलीज करके बड़ा लिक्विड बना रहा, इसका रेडियस है कैपिटल आर, इसका रेडियस है स्मॉल आर। तो कितनी एनर्जी रिलीज होगी? एनर्जी बराबर होगा सरफेस टेंशन इनटू फाइनल एरिया। रिलीज है ना तो इनिशियल एरिया माइनस फाइनल एरिया कर। अब इनिशियल एनर्जी ज्यादा होगा, उसमें से फाइनल एनर्जी कम हो गया तो रिलीज हो गया। अब यहां पे एस से ही मल्टीप्लाई क्यों किया? ड्रॉप है इसीलिए। इनिशियल एरिया क्या होगा? इनिशियल एरिया होगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर इंटू एन, क्योंकि 4 पाई स्क्वायर एक का रेडियस, एक का एरिया, और इसमें कितने हैं? एन है, माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। यहां पे कुछ मैच कर रहा क्या आंसर? नहीं कर रहा, कोई बात नहीं। एक काम करते हैं क्या, यहां पे 4 पाई स्क्वायर कॉमन निकाल लेते हैं पहले तो 4 पाई कॉमन निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा n इंटू आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। एन की वैल्यू को क्या लिख सकते हैं? एन की वैल्यू होता है बेटा कैपिटल आर बटा, एन की वैल्यू क्या होता है? एन का पावर कैपिटल आर, एन का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ऐसा नहीं, वॉल्यूम बराबर करेंगे तो इसका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा n इंटू 4/3 पाई आर क्यू इज इक्वल टू 4/3 पाई कैपिटल आर क्यू। ये कट जाएगा, कैपिटल आर बराबर होगा n का पावर 1/3 इंटू स्मॉल आर। ओके, तो n की वैल्यू आप लिख सकते हो कैपिटल आर बटा स्मॉल आर का क्यूब। n की वैल्यू ये लिख सकते हैं, हाँ जी, तो n की वैल्यू लिख सकते हैं कैपिटल आर का क्यूब बटा स्मॉल आर का क्यूब। यहां पे n की वैल्यू पुट करो तो 4 पाई s कैपिटल आर का क्यूब इंटू स्मॉल आर का क्यूब इंटू स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। तो स्मॉल आर से कटेगा तो नीचे स्मॉल आर आ जाएगा। कैपिटल आर का क्यूब अगर तुम बाहर निकाल लोगे तो यहां पे बचेगा स्मॉल आर, यहां पे नीचे आ जाएगा स्मॉल आर। तो देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 4 पाई एस, ये हो जाएगा देखो 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर का क्यूब बाहर आ गया। अब एक बात बताओ बेटा, 4 पाई आर क्यूब है, इसको मैं 1/3 से मल्टीप्लाई और 3 से प्रोडक्ट कर दूं और 3 से डिवाइड कर दूं तो 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम हो जाएगा। तो 3 ध्यान से देखना, 3 वॉल्यूम इंटू एस इंटू 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, ये आंसर आएगा। 3 वीएस, एस सरफेस टेंशन को टी बोला है, तो 3 वीटी 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर, एनर्जी क्या होगा? रिलीज। ये आंसर आएगा, थर्ड आंसर आ रहा। बढ़िया सवाल है, यहां पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ा। थर्ड आंसर आ रहा है क्या बेटा आपका? याद रखना, जो एक्सेस प्रेशर होता है, अगर ड्रॉप की हम बात करें तो कॉनकेव साइड के अंदर प्रेशर ज्यादा होता है, बाहर में प्रेशर कम होता है। और यहां पर जो एक्सेस प्रेशर आएगा वो 2s/r के बराबर आएगा। क्या आएगा? 2s/r। सोप बबल है तो यहां पर जो एक्सेस प्रेशर होता है अंदर माइनस बाहर का प्रेशर, जो अंदर का प्रेशर होता है कॉनकेव साइड में वो ज्यादा होता है, आउटसाइड में कम होता है। तो पी माइनस पी नॉट होता है बेटा 4s/r, पी माइनस पी नॉट होता है बेटा 4s/r। क्लियर है ये बात? नेक्स्ट देखिए, अगर किसी लिक्विड सरफेस का इंटरफेस, 2 लिक्विड सरफेस अगर मतलब एक दूसरे पे कोलीज कर रहे होंगे तो उसका इंटरफेस का जो रेडियस होता है, ये भी सवाल पूछा जाता है। मान लो इसका रेडियस है r1, इस लिक्विड का रेडियस r2, जब ये एक दूसरे पर इंटरफेस करेगा मतलब चिपकेगा, तो यहां पे जो इंटरफेस का रेडियस होगा वो होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 माइनस 1/r2। ये इंटरफेस के रेडियस का फॉर्मूला याद रखिएगा। अच्छा, 2 लिक्विड ड्रॉप
R1 रेडियस और R2 रेडियस का कोलीज होके एक लिक्विड ड्रॉप बनाते हैं, दो लिक्विड ड्रॉप कोलीज होके एक लिक्विड ड्रॉप बनाते हैं, तो इसका रेडियस होता है रूट अंडर R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। सब कुछ को ड्राइव करके तो समझा नहीं सकते भाई, तो ये याद रखेंगे, R इज इक्वल टू रूट अंडर R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। कमेंट बॉक्स में एक बार आप लगा दीजिए अगर समझ आया हो तो, कमेंट बॉक्स में आग लगा दीजिए अगर ये बात आपको समझ आया हो तो बताइए बेटा जल्दी जल्दी। देखो AIPMT 2004 का सवाल है, इफ रेडियस ऑफ द टू सोप बबल R1 R2 रिस्पेक्टिवली कंबाइंड इन अ वैक्यूम इन आइसोथर्मल कंडीशन टू फॉर्म अ बिगर ड्रॉप देन रेडियस ऑफ द कंबाइंड बबल इज, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, यही बताया ना, एक मिनट कुछ गलत कर दिया क्या, हाँ नहीं सही तो है, R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर, यही तो है, देखो R1 का होल स्क्वायर प्लस R2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो आंसर, ध्यान से देखो आंसर दूसरा आएगा। क्लियर है क्या बेटा? कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज करता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? उसका फॉर्मूला होता है 2s cos थीटा बटा रो जी आर। जो लिक्विड ड्रॉप सॉरी कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज करता है, कैपिलरी ट्यूब में जो लिक्विड राइज करता है उसका फॉर्मूला होता है बेटा 2s cos थीटा बटा रो जी आर। क्या होता है? 2s cos थीटा बटा रो जी आर। H is directly proportional to surface tension, H is inversely proportional to radius of tube, H is inversely proportional to G, H is inversely proportional to rho। क्या ये फॉर्मूला याद रहेगा? नीट में इससे बहुत सवाल पूछते हैं, 2s cos थीटा बटा रो जी आर। एक मिनट, इसमें ये भी पूछते हैं कि जो लिक्विड राइज किया है वो टोटल लिक्विड राइज का मास कितना होगा? तो याद रखना, मास ऑफ राइज लिक्विड, मास ऑफ राइज लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। मास ऑफ राइज लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, हाइट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, लेकिन जो लिक्विड राइज करता है उसका मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है। अच्छा, राइज लिक्विड का जो पोटेंशियल एनर्जी होता है, जो लिक्विड राइज करता है उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वो डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेडियस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सवाल देखिएगा, इफ कैपिलरी एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन अ वैक्यूम देन फॉर द लिक्विड देयर कैपिलरी राइज। अगर मैं ये सारा एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में करूं, अगर मैं ये सारा एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में करूं तो यहां जो लिक्विड राइज करेगा वो कितने हाइट तक राइज करेगा? चलो बताओ। अगर ये पूरा एक्सपेरिमेंट मैं वैक्यूम में करूं, अगर मैं पूरा एक्सपेरिमेंट वैक्यूम में करूं तो कितने हाइट तक लिक्विड राइज करेगा? ये बताइए प्लीज, कितने हाइट तक लिक्विड राइज करेगा? बताइए प्लीज, बताइए कितने हाइट तक लिक्विड राइज करेगा? बताइए प्लीज। इफ द कैपिलरी एक्सपेरिमेंट इज परफॉर्म इन द वैक्यूम then for the liquid their capillary will rise। बताइए क्या होगा? it will rise, remain same, it will fall, rise to the top। आंसर हो जाएगा आपका सेकंड। क्यों? क्योंकि एक्चुअल में हम यहां पर जो कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज करता है वो किस लिए करता है? प्रेशर डिफरेंस के लिए करता है। अब अगर ये वैक्यूम हो गया, वैक्यूम हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाएगा? जीरो। अगर यहां पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर ही जीरो आ गया तो यहां पे लिक्विड ऊपर जाएगा नहीं, यहां पे प्रेशर बनाने के लिए। अरे भाई कंसेप्ट, चौथा जवाब गोली मार दूंगा, सबको एक लाइन में खड़ा करके गोली मार दूंगा। देख ध्यान से, अगर इसके डेरिवेशन पे ध्यान देगा तो यहां पे प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होता है, तो लिक्विड ऊपर राइज करता है ताकि यहां पर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर कर पाए। यही तो डेरिवेशन का पार्ट है। तो अगर वैक्यूम हो गया तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जीरो होगा तो लिक्विड ऊपर राइज करेगा ही नहीं, विल रिमेन्स द सेम, राइज टू द टॉप। क्यों भाई? क्यों भाई? चौथा क्यों? क्यों भाई? अरे मजा आ गया सवाल करके, नीट 2020 का सवाल है। कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इमर्ज्ड इन अ वाटर एंड वाटर राइजेस इज टू हाइट h। इफ द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी इज 5 ग्राम, अनदर कैपिलरी ऑफ रेडियस 2r is immersed in a water, then mass of the water rises in। सुन, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस होता है, तो 5 ग्राम आर में है तो 2 आर में कितना होगा? 10 ग्राम। आंसर क्लियर है क्या? क्लियर है क्या बाबू भैया? नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, water rises to height h in a capillary if the length of the capillary tube above the surface of the water is much less than h। अगर हाइट कम हो तो इसको कहते हैं insufficient length। उस केस में कंप्लीट लेंथ तक लिक्विड राइज करता है और ओवरफ्लो नहीं करता है, तो वाटर विल राइज अप टू द टिप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड देन स्टार्ट ओवर, अब फ्लोइंग नहीं, वाटर राइज अप टू टॉप ऑफ द कैपिलरी ट्यूब एंड स्टेडी विदाउट ओवरफ्लोइंग। आपका आंसर चला जाएगा चौथा। इसको कहते हैं कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ, कैपिलरी ऑफ इनसफिशिएंट लेंथ। इफ द वेटेबिलिटी ऑफ द सरफेस ऑफ द लिक्विड डिपेंड्स प्राइमरीली ऑन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट,
वेटेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? कॉन्टैक्ट एंगल पे। वेटेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है? कॉन्टैक्ट एंगल पे। कैपिलरी ट्यूब व्हेन इमर्स्ड वर्टिकली इन अ लिक्विड rises 3 सेंटीमीटर इफ द ट्यूब इज इमर्स्ड इन द लिक्विड एट एन एंगल 60 डिग्री विद द वर्टिकल। अगर ट्यूब को वर्टिकल से 60 डिग्री पर मैं रखूं तो कितने डिग्री तक राइज करेगा? सुन, ये एच हाइट तक कुछ जाएगा, इसका वर्टिकल कंपोनेंट मतलब एच कॉस 60 3 आना चाहिए, क्योंकि वर्टिकल लिक्विड की वजह से ही प्रेशर आता है। कॉस 60 हाफ होता है तो एच बराबर 6 सेंटीमीटर आएगा, जो भी है सेकेंड आंसर आएगा। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। नीट 2016 का सवाल है। याद रखना कि कॉन्टैक्ट एंगल π/2 से ज्यादा होता है तभी लिक्विड राइज करता है। पहली बात तो ये, ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां पर लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 ρ2 ρ3, ρ1 ज्यादा है, ρ2 ज्यादा है, ρ3 ज्यादा है, हैविंग द सेम वैल्यूज ऑफ सरफेस टेंशन। इफ राइजेस टू द सेम हाइट 3 आइडेंटिकल कैपिलरी देन एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज, देखो एच बराबर होता है 2s cos थीटा बटा रो जी आर। एच सेम है, एस सेम है, रो सेम है, नहीं रो अलग है, जी सेम है, आर सेम है, तो यहां पे तुम कह सकते हो cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, नहीं cos थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, और cos थीटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल थीटा होता है, तो ये हो जाएगा 1/थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। तो यहां पर थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी। रो ज्यादा होगा उसका थीटा कम होगा, ऐसा रिलेशन आएगा। तो थीटा 3 सबसे ज्यादा होगा, क्या होगा? थीटा 3 सबसे ज्यादा होगा, तो फर्स्ट आंसर आ जाएगा। ये देखो थीटा 3 कम है, ये देखो थीटा 3 कम है, थीटा 2 ज्यादा है, लेकिन π/2 और पाई के बीच में कॉन्टैक्ट एंगल आता है, तभी कैपिलरी ट्यूब में लिक्विड राइज करता है। एक मिनट, क्या कह रहे हो? थीटा 3 इज ग्रेटर देन थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1, 0 और π/2 से कम। देख भाई, यहां पे क्या होता है कि ये है, ठीक है, यहां पे इस तरह का सरफेस बनेगा, मतलब ठीक है, इस तरह का सरफेस बनेगा, तो ये सॉलिड सरफेस हो गया और ये लिक्विड सरफेस हो गया, तो ये कॉन्टैक्ट एंगल होगा। हाँ सही बोल रहे, सही बोल रहे, ये नहीं है। कॉन्टैक्ट एंगल 0 से π/2 के बीच में आएगा। देखो ना, कॉन्टैक्ट एंगल क्या होता है? ये लिक्विड भरा हुआ है, सॉलिड सरफेस और लिक्विड सरफेस के बीच में लिक्विड के अंदर जो एंगल होता है वो कॉन्टैक्ट एंगल। तो कॉन्टैक्ट एंगल देखो 0 से बड़ा और π/2 से छोटा। चौथा आंसर आएगा, बिल्कुल सही है।